नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टीआरई 3 के प्रीवियस ईयर के बारे में, जो कि आपको एग्जाम हुआ था 22/7/2024 को। इसमें आप बात करेंगे इतिहास सेक्शन के बारे में। इसमें आपको कॉमन पेपर और इतिहास, कॉमन पेपर जो कि 40 नंबर का जीएस होता है उसका, और इतिहास का 80 नंबर का, इन सारे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर में आपको कॉमन पेपर जीएस पेपर जो 40 नंबर का है उसका डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर में जो आपको 80 नंबर का जो इतिहास से पूछा जाएगा उसका डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बाय आर अनुपात का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। यदि किसी प्रतिरोध आर के तार को 5 बराबर भागों में काटा जाए तो फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तो आर बाय आर का अनुपात 25 होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आर बाय आर का वैल्यू कितना होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। अगला प्रश्न है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें कह रहा है कि 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगा? तो विद्युत हीटर का प्रतिरोध आर दिया हुआ कितना है? 8 ओम। ये 8 ओम दिया। विद्युत धारा आई दिया हुआ 15 एम्पियर, और इसमें आपको दिया हुआ है समय कितना लग रहा है, तो 2 घंटा। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर होता है H बराबर आई स्क्वायर प्लस आर। इसको आई का वैल्यू दिया हुआ हमको कितना है? 15 एम्पियर। तो 15 गुना 15 ये हो जाएगा कितना? 225, और इसको 8 से गुना कर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1800 जूल पर सेकेंड। इस ऑप्शन में नहीं है। 120 है, 220 है, 210 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें भी कोई नहीं है। इसमें कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अतः शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा। अतः कोई विकल्प इसमें जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? किस भाग पे जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो है आइरिस पे, दृष्टि पटल जिसको कहते हैं, उस पे जो है हमारा किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से जुड़ी रहती है, जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें कहा कि मादा जनन तंत्र का जो है भाग इसमें कौन नहीं है? Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? इसमें दिया ऑप्शन गर्भाशय, यूटेरस, ओवरी, अंडाशय, वास, डिफरेंस, शुक्रवाहिका, एक उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। इसमें कह रहा है कि शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, जबकि गर्भाशय और अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग है। शुक्रवाहिका एक पतली नालिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती है।
अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं, ये शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होता है? अंडाशय होता है, वायदल होता है, परागकण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परागकोश में जो है पोलन ग्रेन्स यानी परागकण होता है, इसमें क्या होता है? परागकण होता है। पुंकेसर में एक द्विपालक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट पोलन सेक्स कहते हैं। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण की वास्तविक नर युग्मक होता है। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो है ईस्ट का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट का निर्माण होता है। मुकुलन बर्डिंग एक प्रकार की अलैंगिक जनक क्रिया है। इस विधि में शरीर का एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसे मुकुल बड कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनन जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। ईस्ट जो बनता है ये अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ही संपन्न होता है। अगला प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? हम लोग पढ़े बहुत सारे मेडिसिन लाते हैं, इसमें एंटीबायोटिक होता है, एंटासिड होता है, एनाल्जेसिक होता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, एंटासिड का। एंटासिड जितना भी हमारा गैस्ट्रिक वाला दवा है सब किस कैटेगरी में आता है? एंटासिड के कैटेगरी में। तो कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का किया जाता है। अपच आमतौर पर एक एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है। जो एसिड पाचन रस एंजाइम या भोजन सहित पेट की सामग्री अन्न प्रणाली आहार नाल में वापस चले जाने से होता है। इसके इलाज के लिए एंटासिडो प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सीएए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जनगणना विभाग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जनगणना विभाग के द्वारा। सीए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन का कार्य जनगणना विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश में भारत ने अपना यूपीआई चालू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस में। हाल ही में फरवरी 2024 में, ये फरवरी 2024 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस समय में जो है भारत ने फ्रांस, श्रीलंका और मॉरिशस में अपना यूपीआई ऐप लॉन्च किया है। इसी के साथ भारत का यूपीआई ऐप इस्तेमाल करने वाले देशों की संख्या 10 हो गया। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इसरो जो है 2024 में अंतरिक्ष यात्री सहित जो है अंतरिक्ष यान भेजा था, उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम था गगनयान। गगनयान, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गगनयान। इसरो के बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष मिशन को गगनयान मिशन एवं इसके लिए उपयोग आने वाले अंतरिक्ष यान को गगनयान नाम दिया गया। यह मिशन इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जो 2024 के अंत अथवा 2025 के शुरुआती माह में लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया। रसिया जो है G7 का सदस्य नहीं है। G7 ग्रुप ऑफ 7 विश्व का 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें आपको G7 में आपको कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा G7 की स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में किया गया। विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर की थी और इसमें जो है 6 राष्ट्र टोटल मिलकर के हुआ था। इसमें G8 था, G8 में से एक सदस्य बाहर निकल गया रसिया, इसलिए अब हो गया ये G7। G7 का क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन देश है, फिर से रिपीट कर देते हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें जितना भी पावरफुल कंट्री है सारा इसमें शामिल है G7 में। अगला प्रश्न है हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका कौन सा है? इसमें ऑप्शन है आपको डिहाइड्रोजेनेसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और निर्जलीकरण। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइसिस। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस तरीका द्वारा हरित हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस यानी
इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में सौर, पवन या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एआई तकनीक। एआई तकनीक अभी बहुत ही फेमस है। अभी हम लोग एआई तकनीक का ही हर जगह प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह एआई तकनीक आ गया है। पढ़ाई हो, अब तो टीचिंग में भी एआई तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा है। इसका कह रहा है कि कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो एआई तकनीक। एआई तकनीक से बहुत सारे मीम सब बन रहा है। एआई और वॉइस तकनीक किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित दिखा सकता है। इस तरह की तकनीक जो आपको मेरे मरे हुए लोगों से बात करने देती है, दशकों से विज्ञान कथाओं का मुख्य आधार रही है। यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से अध्यात्मवादियों द्वारा अपनाया जा रहा है, लेकिन अब यह एक वास्तविकता बन रही है और एआई और वॉइस तकनीक की प्रगति के कारण तेजी से सुलभ हो रही है। अगला प्रश्न है, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? जीवित सूचकांक आकलन में इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्ट घाटी। जीवाश्म के आधार पर मानवों की उत्पत्ति लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानरों के एक जीन से हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस बानर के जीन से? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानरों के एक जीन से हुआ, जो कि इस जीवाश्म के पूर्वी अफ्रीका एवं अफ्रीका के रिफ्ट घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। और ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानरों का जीन, तो ये पूर्वी अफ्रीका एवं अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से प्राप्त किया गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका के रिफ्ट घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। शुष्क बिंदु वस्तु कहाँ मिलती है? इसका ऑप्शन है बीकानेर में, बाढ़ क्षेत्रों में, अरावली प्रदेश में, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ क्षेत्रों में। शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलता है? तो बाढ़ क्षेत्रों में। इसका सही आंसर रहेगा फ्लड प्रोन एरिया में। नदी बेसिन के निम्न भागों में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती है, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़े से बचा जा सके, इसलिए ऐसी बस्तियों को शुष्क बिंदु बस्ती कहते हैं। इसका सही आंसर रहेगा बाढ़ क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार की जो है किस जिला में सबसे अधिक धान का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में धान उत्पादन में अग्रणी जिले रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर है। रोहतास जिले को बिहार का धान का कटोरा भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के धान का कटोरा किस जिला को कहा जाता है? तो रोहतास को। अगला प्रश्न है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तेहरान जेग्रोस पर, एलबुर्ज पर, मकान पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलबुर्ज पे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एलबुर्ज पे। तेहरान ईरान की राजधानी शहर है। तेहरान जो है ईरान की जो है राजधानी शहर है। 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह शहर विशाल एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। ये जो है किस पे स्थित है? एलबुर्ज पे। तेहरान कहाँ स्थित है? एलबुर्ज। और इसका कितना पॉपुलेशन है लगभग? तो 14 मिलियन पॉपुलेशन है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत के पूर्वी घाट का जो है सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई 15 से 1 मीटर, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंदागिरा है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर। इसे सीतामा कोंडा और अरमा कोंडा नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कह रहा है इसमें बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का भी एक कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषि का विस्तार और तराई और जलाने लकड़ी का भी कारण तीनों वनस्पति और जीवों की कमी के वैध कारण है, अतः उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। भागलपुर सैकड़ों वर्षों से रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर सिल्क और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य रेशम संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर शहर में ही स्थित है। राज्य का जो बिहार राज्य का रेशम संस्थान जो है भागलपुर में ही है और कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था, 1916 से लेकर 1921 तक। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था? 1916 से 1921 तक। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा का सैडलर आयोग आया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, सैडलर आयोग किसके समय में आया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही 1917 में सैडलर आयोग का गठन हुआ था और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित इसी के समय हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कब हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार? 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WC बनर्जी। वोमेश इसका फुल नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस सत्र का आयोजन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था और इसमें कितना प्रतिनिधि भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बैठक में जो है फर्स्ट बार हुआ था उसमें कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया था? क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में कि 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कब ये आयोजन हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। और इसके पहले अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था और कहाँ हुआ था ये? मुंबई के ग्वालियर टेंट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। किसे जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें यहाँ से कि ये जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किसका चुनाव लड़ा था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का। इन्होंने किस पार्टी के रूप में उम्मीदवार बनाया गया था? तो लिबरल पार्टी का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है के रूप में। फिनवाली से, कहाँ से लड़ा था ये? फिलवरी से। 1892 में ये चुनाव जीता था। दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। क्वेश्चन ये यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और भारतीय सुधार समिति, इंग्लैंड में जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1887 से। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा था? दादा भाई नौरोजी को। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना कब किया गया था? 1887 में। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश में किस हाउस से चुनाव लड़े थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़े थे। और ये किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो लिबरल पार्टी के रूप में। और कहाँ से चुनाव लड़े थे ये भी पूछा जा सकता है। तो फिलवरी से। कहाँ से लड़े थे? फिलवरी से। और 1892 कब ये चुनाव जीते थे? 1892 ईस्वी में। और इसने धन के पलायन के सिद्धांत पे जो है अपना एक पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? इसमें असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसमें कौन आंदोलन जो है इसके द्वारा किया गया था? ये सारे आंदोलन इसके द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन, इसमें क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 से 1922 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे। ये जन आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन कैसा आंदोलन था? एक जन आंदोलन था। जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने द्वारा अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का जो है नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भी, किसके लिए बारदोली सत्याग्रह होता था? लगान वृद्धि के विरुद्ध किया गया था। अहिंसक आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? तो बारदोली की महिला ने। और महिलाओं की बातों को जो है गांधी जी ने रखा कि महिला आपको जो है सरदार नाम से पुकार रहे थे। ये सबसे पहले सरदार की उपाधि दिया था बारदोली की महिलाओं ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था? होम रूल से संबंधित इनमें कौन नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट तो है ही, ये तो आप लोग जानते हैं। इसका सही आंसर है कौन संबंधित है? सरोजिनी नायडू भी इससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नहीं वाला अगर संबंधित पूछता तो सब उससे संबंधित था। होम रूल से जो है बाल गंगाधर तिलक भी संबंधित था, एनी बेसेंट भी थी, सरोजिनी नायडू भी संबंधित। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल लिंग से संबंधित थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लिंग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। ये भी 1919 ईस्वी में सरोजिनी नायडू भी जो है होम रूल लिंग या सदस्य के रूप में लंदन गई थी। इसमें तीनों उससे संबंधित है। करा कौन नहीं है? इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1920 किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किया था? 1920 में किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1920 में स्थापित बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरुल हक। तथा दूसरे की अध्यक्षता किया था 1931 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद ने किया था। अगला प्रश्न है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी और ये इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे और इस सत्र में NG रंगा को इसका सचिव बनाया गया था। अगला अब जो है मैथ का सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन x प्लस 1/x² का वैल्यू है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ x² माइनस 1/x², x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² प्लस 1। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। आइए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बनाया गया है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। इस पे करेंगे तो ये क्या होगा, इसको अगर हम a मान लें तो ये हो जाएगा a की जगह x है तो x² प्लस 1/x² प्लस 2ab। यहाँ x से x क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक लेख CP से 10% अधिक पर है और यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? कह रहा है कि एक लेख जो है जिसमें कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक अंकित है, एक में जो है 10% का छूट दिया जा रहा है। इसमें हो जाएगा AB फॉर्मूला आप इसको बनाएंगे। इसमें क्या होगा, इस केस में हमेशा क्या होता है, हानि ही होता है। इसके केस में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1% हानि। AB फॉर्मूला होता है A माइनस B, आई होगा प्लस
ए इंटू बी बाय 100। तो इसमें क्या है 10 -10 प्लस 10 गुना 10 अब बाय क्या होगा 100। तो 10 इंटू 10 ये कट गया, ये 10 से 10 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा -1। तो हमेशा इस केस में हानि ही होता है। ये बड़ा वाला डिटेल नहीं जानना है। अगला प्रश्न है, पूर्ण धन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? पूर्ण धन प्राप्त करने के लिए बाय व्हाट नंबर शुड 81 डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब? तो परफेक्ट क्यूब करने के लिए किस से डिवाइड करेंगे? 6 से, 3 से, 7 से। तो परफेक्ट क्यूब कैसे आएगा? 8 को हम 81 को करा डिवाइड करने, तो 81 को क्या करेंगे 3 से करेंगे तो ये क्या होगा 27 3 जा यानी 27 81 होता है। तो इसमें क्या होगा 27 एक परफेक्ट क्यूब है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इजी प्रश्न है, ये तो सबसे लगभग बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर अगर 66 है तो दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 2:5। दोनों संख्या क्या होगा? इसमें रेशियो दिया हुआ है और रेशियो में का अंतर दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। रेशियो दिया हुआ है इसमें कि 2:5 के रेशियो में है और दोनों का अंतर क्या है 66। तो हम मान लेंगे ये हमारा नंबर, ये जो है हमारा क्या है एक 2x है, रेशियो में दिया हुआ इसको मान लेंगे हम 5x। इसको हम x में क्यों मानते हैं? क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होता है वेरिएबल होता है, ये बदलते रहता है नंबर। इस दोनों का अंतर हमको कितना दिया हुआ है? दोनों का अंतर सॉरी ये बड़ा डिजिट 5x + 2x बराबर ये क्या होगा 66, यानी 3x बराबर हो जाएगा 66। हम लोग क्या करें इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 22। तो कह रहा है इसमें पहला और दूसरा कितना होगा? एक होगा 22 को अगर 2 से करेंगे तो 44 हो जाएगा, और फिर 22 को 5 से करेंगे तो 110 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 110 और 44। अगला प्रश्न है, दो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए और कोण बी का अनुपात 1:2 है। तो कोण ए का वैल्यू क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। समांतर चतुर्भुज है और इसका रेशियो दिया हुआ है कितना है? तो रेशियो 1:2 है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसका साइड क्या हो, जिसका साइड समांतर हो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने का जो कोण क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर, ये दोनों क्या होगा एक साथ। रेशियो दिया हुआ ए रेशियो बी का दिया हुआ 1 एंगल ए का कोण ए और कोण बी का दिया हुआ 1:2। तो हम लोग इसमें पढ़े हैं कि कोई भी चतुर्भुज है उस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 होता है। और ये भी जानते हैं समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने का कोण क्या होगा? ए के बराबर में सी होगा और बी के बराबर में क्या होगा डी होगा। तो हमको दिया हुआ यहाँ पे रेशियो में ए और बी का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हमको x दिया है और बी का वैल्यू दिया हुआ 2x। तो ax मतलब x + 2x, फिर इधर ये दोनों कोण बराबर होता है तो फिर x + 2x हो जाएगा। इसको यहाँ से हम तोड़ेंगे आगे, इसको तोड़ेंगे तो 6x = 360 यानी x = 60। तो कोण ए का वैल्यू x पूछ रहा है तो x बराबर क्या होगा 60 डिग्री। अगला प्रश्न कर रहा है कि बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका कह रहा क्षेत्रफल, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें क्या करा ऊंचाई मांग रहा है, ऊंचाई कितना होगा? हम लोग इसमें जानते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) इंटू 2πr²h। तो इसमें दिया हुआ हमको कुल सतह का क्षेत्रफल हमको कितना दिया हुआ 968। इसमें हम निकालेंगे 2πr(h), तो 2πr इसमें कॉमन है दोनों में, यहाँ बच जाएगा आपको ये हमारा h प्लस यहाँ पे, तो ये होगा 7 + h। तो इसको काटेंगे यहाँ से तो h बराबर कितना निकलेगा? बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि -3 पावर m + 1 इंटू -3 पावर m 5 है बराबर -3 पावर 7 है, तो m का वैल्यू क्या होगा? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। बेस अगर सेम होता तो क्या होगा? पावर आपस में जुट जाता है, उसके आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो बेस सबका क्या है इसमें देखेंगे, बेस क्या है सबका -3 पावर क्या होगा जुट जाएगा, यानी m + 1 और प्लस क्या होगा 5 प्लस हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। फिर दोनों जोड़ेंगे 6 होगा तो m बराबर क्या होगा 7 - 6 यानी 1। m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि और व्युत्क्रमानुपाती है, यानी x स्थिरांक है, y x स्थिरांक है, x y स्थिरांक है, इसका क्या होगा आंसर? व्युत्क्रमानुपाती का सूत्र क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती समान सूत्र होता है y बराबर k बाय x। इसका समान सूत्र क्या होता है? y बराबर k बाय x, जहां x और y व्युत्क्रम समानुपात में दी गई राशि है, तो k का समानुपात स्थिरांक क्या होगा? k बराबर y बराबर k बाय h, यानी x y बराबर k स्थिरांक, x y बराबर क्या होगा? k स्थिरांक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, x y बराबर k, यानी कॉन्स्टेंटी x y स्थिरांक। तो आज का प्रश्न कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में आपको हिस्ट्री का 80 प्रश्न जो TRE 3 में पूछा गया था उसका पूरा फुल एनालिसिस करेंगे। आपको इस चैनल पे BPSC TRE 4 का जितना भी टॉपिक है GS सेक्शन पर डे आपको मिलेगा 40 नंबर का, जो कि सभी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद करंट अफेयर्स का मिलेगा आपको अलग से क्लास, और टॉपिक वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी विषय का, आपको साइंस सब विषय का जो TGT PGT 6 to 8 में पूछा जाता है उसका स्पेशल क्लास होगा। तो आप लोग बने रहे इस चैनल पर। यदि नए हैं आप चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।